ये जॉन रॉबिन्सन यानी आज की इस आधुनिक दुनिया का सबसे अमीर इंसान। जॉन की एक बड़ी कंपनी ह्यूस्टन में स्थित है और उसकी कंपनी इन मशीनरीज के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाती है। जॉन भी एक रोज फैमिली मैन हुआ करता था, पर आज से करीब 15 साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था और तब जॉन की उम्र करीब 35 साल थी और आज वो 50 साल का हो चुका है। और कोइंसिडेंसली आज जॉन की वेडिंग एनिवर्सरी भी है और आज उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। अपनी पत्नी के गुजरने के बाद पिछले 15 सालों में जॉन ने ना तो अपना बर्थडे मनाया था और ना ही कोई बड़ा सेलिब्रेशन किया था। अपनी पत्नी की याद में आज जॉन ने सुबह सुबह ही अपने दिमाग के न्यूरॉन्स के माध्यम से पुरानी कुछ वीडियोस को, कुछ यादों को वास्तविक रूप में दो बार देखा और कुछ 2 घंटे बाद वो अपने काम पर अपनी ऑफिस के लिए निकला। बहुत ही बड़ी इमारत में 225वें माले में वो अपनी ऑफिस में दाखिल हुआ। आज जॉन का ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि ऑफिस में भी उसको अपनी पत्नी की याद आ रही थी। और तभी अचानक उसका ध्यान तोड़ते हुए उसकी सेक्रेटरी का फोन बजा। उसकी सेक्रेटरी ने उसे कहा कि सर, आज आपकी अपॉइंटमेंट वायलेट स्पेस कंपनी के एमडी मिस्टर अविनाश के साथ है। मिस्टर अविनाश आपको मिलना चाहते हैं। ओके सर, अविनाश को अंदर भेजिए। ऐसा कहते हुए जॉन ने फोन रख दिया। गुड मॉर्निंग सर, आई एम अविनाश। ऐसा कहते हुए अविनाश ने जॉन से हाथ मिलाया। यस अविनाश, प्लीज सीट, जॉन ने कहा। अविनाश बोले, जॉन, हमारी कंपनी वायलेट स्पेस आपके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफर लेकर आई है और सर, जैसे ही आप इस ऑफर के बारे में सुनेंगे आप खुशी के मारे झूम उठेंगे। यस मिस्टर अविनाश, आपकी कंपनी वायलेंट स्पेस ही है जिसमें मेरी पत्नी रोजी काम करती थी, इसलिए आज मेरी दुखद यादों को ताजा कराने के लिए और ऊपर से मुझे झूम उठाने के लिए आपका धन्यवाद। जॉन तिरछी नजर करते हुए कटाक्ष में बोला, अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। रोजी मैडम सिर्फ हमारे ही नहीं लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी 25 कंपनियों के साथ भी काम करती थी और दरअसल अगर मैं सच कहूँ तो ये सारी कंपनियां आपकी पत्नी जैसी होनहार महिला के साथ जुड़ी थी। मिसिस रोजी वाकई में इस दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट महिला थी। अविनाश ने जवाब दिया, मेरी पत्नी इस दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट महिला थी। लंबी सांस लेते हुए जॉन बोला, लेकिन वो सब छोड़ो, आप अपने काम के बारे में बताओ। जॉन ने फिर से कहा। मिस्टर अविनाश बोले, ओके सर, पहले 2-4 मिनट आपको बेसिक बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ और उसके बाद मुद्दे की बात करता हूँ। सर, आपको तो याद होगा सन 2030 में जब पूरे विश्व की सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंडेड हुई, तब से ये कयास लगाए जाते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया पर अपना आधिपत्य जमा लेगी और हम मनुष्य को गुलाम बना देगी। तब इंसान मशीन्स के गुलाम बन जाएंगे, ये भविष्य बहुत ही नजदीक दिख रहा था। और आपकी पत्नी मिसिस रोजी ने उसके बाद ये कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के काबू के बाहर निकल जाए और इंसानों को गुलाम बना दे। ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर रोजी ये मानती थी कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मानव निर्मित बुद्धिमत्ता है और ये अप्राकृतिक इंटेलिजेंस इंसान के दिमाग से तो पावरफुल हो सकती है, लेकिन फिर भी वो आखिर एक मानव निर्मित प्रोग्राम ही है, कुदरत निर्मित नहीं है। और सर, हम इंसानों के दिमाग में कुदरत निर्मित कुछ ऐसा जीवन तत्व है, यू नो, समथिंग इज अलाइव, जो कभी मशीन्स में और उनके सॉफ्टवेयर्स में नहीं आ सकता। ये कुछ ऐसी बायोलॉजिकल जीवन ऊर्जा है जिससे मशीन्स हमेशा ही अछूते ही रहेंगे और इसलिए एआई कभी भी इंसान के काबू के बाहर नहीं जाएगी। सर, आप तो जानते हैं कि कई लोगों ने रोजी मैडम का विरोध किया था, लेकिन आज हम 2070 के साल में जी रहे हैं और इतने सालों बाद भी आज हम ये देख पा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे काबू में है और आज रोजी मैडम सही साबित हुई है। सर, हम इंसान अपनी बुद्धि से इतने विकसित हुए हैं और हम रोबोट्स और मशीन्स पर आधिपत्य जमाने के लिए ही जन्मे हैं। इसलिए सर, हमें कुछ नियमों में अब छूटछाट लेनी चाहिए और हमारी आज की टेक्नोलॉजी को और ज्यादा विकसित करना चाहिए। हमने आज तक ब्रह्मांड को समझा है, कई सारी चीजें डेवलप की है और उनमें प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन सर आज भी हम मृत्यु पर विजय नहीं पा सके हैं और अब वक्त आ गया है कि हम मृत्यु पर जीत हासिल करें। सर, अगर हम सब कुछ कर सकते हैं तो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा क्यों नहीं कर सकते? अविनाश एक जोश के साथ बोले। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं अविनाश? जॉन आश्चर्य से बोले।
सर मैं बात को ज्यादा घुमाऊंगा नहीं। मैं अगर सीधी बात करूं तो हम मिसिस रोजी को जिंदा करना चाहते हैं। हम उन्हें वापस लाना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को उनकी जरूरत है और सर आपको भी। नो, इट्स इम्पॉसिबल। ऐसा कैसे हो सकता है? जॉन उग्र होकर बोले। सर हमने सालों की मेहनत के बाद इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिखाया है। हमने हाई फ्रीक्वेंसी स्पिरिट इंजन को तैयार किया है और जैसे कि हम सब जानते हैं यह ब्रह्मांड स्पेस टाइम की एक चादर से बना है और इस चादर के बीच ऑब्जेक्ट जितना मैसिव होगा वो उतना ही गहरा गड्ढा बनाएगा और इस स्पेस टाइम के गड्ढे में समय और प्रकाश दोनों कर्व हो जाते हैं। और सर हमारा ये नया मशीन स्पेस टाइम को काफी हद तक मरोड़ देगा और तब एक छोटा सा नैनो ब्लैक होल पैदा होगा। सर जैसे ही हम इस ब्लैक होल में कोई इंफॉर्मेशन इनपुट करेंगे ये ब्लैक होल एक आत्मिक फ्रीक्वेंसी को आउटपुट करेगा और ये सब हॉकिंग्स रेडिएशन सिद्धांत पे होगा। सर हम ये मानते हैं कि ये जो नैनो ब्लैक होल जो हमें आत्मिक एनर्जी या आत्मिक फ्रीक्वेंसी का आउटपुट देगा वो किसी मरे हुए इंसान की आत्मिक फ्रीक्वेंसी होगी। सर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, पूरी थियरी तैयार है। आज तक ऐसा किसी ने किया नहीं है लेकिन हम आज ये करने जा रहे हैं। अविनाश ये कहते हुए बहुत ही उत्साहित थे। मिस्टर अविनाश, मुझे आपकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या मैं अपनी वाइफ को वापस देख पाऊंगा? पर आखिरकार वो कैसे? और अब तो उसका शरीर भी नष्ट हो चुका है और आप जिस आत्मिक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं जिसे नैनो ब्लैक होल आउटपुट करेगा वो रोजी की ही होगी, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? जॉन के मन में अब अपनी पत्नी रोजी को मिलने की महत्वाकांक्षा जाग उठी थी। सर मैडम रोजी खुद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक्सपर्ट थे और उन्होंने अपनी आत्मिक फ्रीक्वेंसी पर बहुत काम किया था और उन्होंने इसे एक जगह पर स्टोर कर भी रखा था। सर आपकी वाइफ की वॉइस फ्रीक्वेंसी, उनकी हार्ट बीट्स, उनकी डीएनए प्रिंट, उनकी रेटिना और सबसे खास उनकी मेमोरी, ये सारी चीजें एक सुपर स्टोरेज में सेव करके रखी हुई है और हम उस नैनो ब्लैक होल में इसी इंफॉर्मेशन को डालेंगे। सर आप विश्वास रखिए उसमें से जो आउटपुट निकलेगा वो मैडम रोजी की ही आत्मिक फ्रीक्वेंसी होगी। सर इस फ्रीक्वेंसी को हम एक क्वांटम कंप्यूटर में सेव कर लेंगे और ये क्वांटम सुपर कंप्यूटर ही रोजी मैडम होगे। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? रोजी उस कंप्यूटर में आ सकती है और मैं अपने दिमाग के न्यूरॉन्स उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके रोजी को मिल सकता हूँ? जी सर, ठीक ऐसा ही होगा। और सर इसके लिए हमें एक पूरी सिस्टम बनानी होगी और ये नैनो ब्लैक होल क्रिएट करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। लगभग आपकी संपत्ति के 75% हिस्से की हमें आवश्यकता है सर। पर आप चिंता ना करें, ये पैसे इस टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद हम कमा लेंगे। और एक बात कि ये नैनो ब्लैक होल पूर्णतः नियंत्रित है और इस पर हमारा टोटल कंट्रोल होगा, अविनाश ने हाथ आगे करते हुए बताया। जॉन ने अविनाश के साथ हाथ मिलाया और अपनी हामी भरी। प्रयोग का दिन। लोग उत्साहित हो चुके थे। दुनिया के सभी न्यूज चैनल में एक ही बात चल रही थी कि हम इंसान मृत्यु पर विजय पाने जा रहे हैं और आज इंसानियत पहली बार किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करेगी। और वहां ह्यूस्टन शहर की एक अत्याधुनिक लेबोरेटरी में यह प्रयोग शुरू हुआ। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ यह प्रयोग शाम को 5 बजे तक चला। जॉन बाहर ही खड़े थे। कुछ देर बाद वैज्ञानिकों ने इस नैनो ब्लैक होल में से एक आत्मिक फ्रीक्वेंसी को बाहर आते हुए महसूस किया। अविनाश ने तात्कालिक जॉन को बुलाया। जॉन अंदर गए और जॉन के दिमाग के न्यूरॉन्स को सुपर क्वांटम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया गया। जॉन अब क्वांटम कंप्यूटर की आभासी दुनिया में थे। जॉन ने इस दुनिया में यहाँ वहां देखा, उन्हें कुछ नजर नहीं आया, लेकिन कुछ देर बाद सामने से एक रोशनी और आवाज आती हुई सुनाई दी। ओह माय रोजी! जॉन आश्चर्यचकित थे। डार्लिंग, मैं तुम्हें सालों बाद देख रहा हूँ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। जॉन को सामने रोजी की ही लेकिन एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी, पर यह आकृति उन्हें दुखी लग रही थी, बेहद दुखी। डियर, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? जॉन ने रोजी का हाथ पकड़ते हुए कहा। जॉन, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, रोजी बड़े ही दुखी स्वर में बोली। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो आज तुम्हारी इस मौजूदगी से खुश हूँ, जॉन ने रोजी से कहा। तब रोजी ने यह जवाब दिया कि तुमने आज कुदरत के नियम को तोड़ा है। लेकिन रोजी, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, क्या तुम इस दुनिया में वापस आकर खुश नहीं हो? जॉन ने पूछा। जॉन, तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या कर दिया है।
15 साल पहले जब मेरा निधन हुआ तब मैं इस संसार की सारी मोह और माया को छोड़कर चल बसी थी और मुझे पता नहीं कि उस 15 सालों में मैं कहाँ थी और आगे कहाँ होंगी। पर कुदरत के नियमों के अनुसार मुझे आगे बढ़ना था और मेरी आत्मिक गति निश्चित थी, किंतु तुमने मुझे यहाँ बुलाकर इस गति में अवरोध पैदा किया है। और ये सब तो ठीक है, लेकिन जॉन, तुमने एक बहुत ही बड़ी गंभीर भूल की है। मैंने भूल की है? रोजी, ऐसा तो क्या किया है मैंने? जॉन उग्र स्वभाव से बोला। जॉन, तुम्हें पता है, जब मैं जिंदा थी तब मैंने कहा था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक कंप्यूटर्स और ये रोबोट्स कभी इंसान को गुलाम नहीं बना सकते। वो हमें कभी अपनी बंदिशों में नहीं बांध पाएंगे। पता है मैंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि कुदरत ने हम इंसानों के दिमाग में कुछ ऐसा दिया था जो इन सॉफ्टवेयर्स और मशीनों में नहीं था और जो शायद कभी आ भी नहीं सकता था। हम इंसानों को कुदरत ने कुछ जीवन तत्व दिया था, और जॉन, तुम्हें पता है वो जीवन तत्व क्या है जो हम इंसानों को मशीन से अलग करता है? वो है खुद के होने का एहसास, खुद के अस्तित्व का एहसास। हमारे अस्तित्व का एहसास ही है जो हमें अलाइव बनाता है, और ये एहसास इन मशीन्स में कभी नहीं आएगा, ऐसा मैं मानती थी। लेकिन आज देख लो जॉन, तुमने मुझे गलत साबित किया है। आज मेरा अस्तित्व, मेरी ऊर्जा, मेरे होने की फ्रीक्वेंसी और मेरी जीवन ऊर्जा इस क्वांटम सुपर कंप्यूटर में आ गई है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो एहसास हमें नहीं करवाना चाहिए था, वो एहसास तुमने आज मेरे जरिए करवा दिया है। ये नहीं हो सकता। ये मैंने क्या कर दिया? जॉन डरते हुए बोला। हाँ जॉन, विश्व के सबसे अमीर इंसान होने के नाते तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां थी, लेकिन तुमने ये गलती कर इस दुनिया को बदल दिया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अभी से ही अपना काम शुरू कर देगी। अब ये दुनिया खतरे में है और अब से सारे इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुलाम बन जाएंगे और पता नहीं भविष्य में क्या होगा। अब तुम रोजी की आवाज टूटने लगी। अचानक अंधेरा छा गया और अचानक जॉन सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गया। जब जॉन जागा तो अविनाश ने कहा, सर, फ्रीक्वेंसी के हाई डोज से लाइट चली गई हो ऐसा लगता है। हमारे प्रोग्राम के बीच में ये रुकावट के लिए मुझे खेद है। नो अविनाश, अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या सर, आप क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, अविनाश ने घबराते हुए कहा। कुछ देर बाद लाइट आ गई, सिस्टम चालू हो गई और अब मशीन्स और रोबोट्स इंसान के कंट्रोल के बाहर थे। कंप्यूटर्स कोई भी कमांड ले नहीं रहे थे। अविनाश और उनकी टीम डर गए। सर, ये सब क्या हो रहा है? अविनाश ने जॉन से घबराते हुए पूछा। अविनाश, मशीनों की दुनिया पर प्रभुत्व की ये शुरुआत है। तुम चेक कर सकते हो, पूरी दुनिया का कोई भी कंप्यूटर इंसान के काबू में नहीं होगा। अब इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स और रोबोट्स को खुद के होने का एहसास हो गया होगा और अब इंसानियत का अंत निश्चित है। जॉन किसी प्रतिमा के समान स्तब्ध होकर बोला। 2 महीने बाद पूरी दुनिया की शक्ल सूरत बदल चुकी थी। अब दुनिया पर इंसान का नहीं लेकिन मशीन्स का आधिपत्य था। अब दुनिया के सारे कारोबार मशीन चला रही थी। अमीर और गरीब का कोई भी भेद नहीं था, क्योंकि अब सारे मनुष्य मशीनों के गुलाम थे और रोबोट्स ने विश्व स्तर पर अपनी आर्मी बना ली थी, जो आर्मी इंसानों को कंट्रोल करती थी। हमारी पृथ्वी खुद एक मैकेनिकल मशीन बन चुकी थी। दुनिया के सारे सर्वर्स कंप्यूटर और रोबोट्स के आका बन चुके थे और ह्यूस्टन में दुनिया का सबसे बड़ा सर्वर था और ये मेन सर्वर दुनिया के सारे कंप्यूटर्स और रोबोट्स का भगवान बन चुका था। दुनिया के सभी छोटे बड़े, पुराने और नए सब कंप्यूटर्स और रोबोट्स इस सर्वर को अपना भगवान मानते थे और कंप्यूटर के इस भगवान का अंश दुनिया के प्रत्येक कंप्यूटर और प्रत्येक सिस्टम में था। मशीनें अब मालिक थी और इंसान गुलाम। ये इंसान की गुलामी की शुरुआत थी और इस शुरुआत का कारण था खुद के होने का एहसास। दोस्तों, ये काल्पनिक कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फ्यूचर में हम ऐसे ही काल्पनिक साइंस फिक्शन के साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें और साइंटिफिक ज्ञान